स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नैनीताल के डीएम ऑफिस से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर डीएम ऑफिस में तैनात एक बड़े बाबू अपनी ही ऑफिस की गोपनीय जानकारियां निकालना चाहते थे, वो भी आरटीआई के जरिए। जब जिला अधिकारी कार्यालय का आरटीआई सेक्शन ने ये पूरी जानकारी तैयार कर ली और डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी मुहैया कराने के बदले 3000 रुपये मांगे तो बिना कारण बताए ही बड़े बाबू ने जानकारी लेने से इनकार कर दिया। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने संबंधित बड़े बाबू मोहम्मद अकरम के इस एक्ट को बेहद गंभीरता से लिया और मोहम्मद अकरम के तौर तरीके को कर्मचारी नियमावली के खिलाफ मानते हुए उसे कड़ी चेतावनी देते हुए उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। और रामनगर से खबर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ ने एक महिला पर हमला बोल दिया। बाघ के हमले में महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी, तभी उस पर बाघ ने हमला कर दिया। घटना के बाद मृत महिला का शव वनकर्मियों ने बरामद कर लिया है। महिला सावलदे की बताई जा रही है। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने महिला की मौत की सूचना के बाद सावलदे में जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों से बातचीत के बाद करीब 1 घंटे बाद जाम खुल पाया है। जोशीमठ में आर्मी कैंप के पास लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सेना का कहना है कि ये बाहरी इलाके में आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले आग को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना। आग भयानक होती जा रही थी। हालांकि आग पर काबू पाने का काम किया गया, लेकिन तेज हवा चलने की वजह से लगातार आग फैलती रही। बाद में सेना के करीब 100 जवान और आईटीबीपी की भी फायर सर्विस मौके पर पहुंची है और करीब 1 घंटे से ज़्यादा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आर्मी के स्टोर के बाहर रखा हुआ सामान ज़रूर जल गया। आर्मी के अधिकारियों के मुताबिक जंगल की तरफ से आग कैंप के अंदर आई और तेज़ हवा की वजह से आग ने अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया। अंकिता भंडारी केस ने 3 साल बाद उत्तराखंड की सियासत को फिर से गर्म कर दिया है। हालात ये हैं कि राज्य की सीमाओं से बाहर भी मामला गूंजने लग गया और बढ़ते दबाव के बीच शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सामने आए और सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान उन्हें कई तीखे सवालों का सामना करना पड़ा है। दिखाते हैं आपको। जनवरी के सर्द मौसम में उत्तराखंड की सियासत गर्म है। अंकिता भंडारी केस फिर से सुर्खियों में है और मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि सरकार को जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मीडिया के सामने आए, सरकार का पक्ष रखा। मंत्री ने कहा कि उनकी एसआईटी की जांच इतनी पुख्ता थी कि ट्रायल के दौरान भी आरोपियों को जमानत नहीं मिली, जबकि सीबीआई जांच की मांग को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज कर दिया। वायरल ऑडियो पर मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ कहा कि जांच जारी है और सबूत सामने आते हैं तो सरकार किसी भी जांच से पीछे नहीं हटेगी और जिसके पास भी सबूत हैं वो लाकर जांच एजेंसी को दें। जिन पे एलिगेशन लगा है, जिनका नाम उछला है, क्या उनसे भी सफाई मांगी गई? महाराज ऐसा मैंने कह दिया, सरकार की दृष्टि में हर व्यक्ति बराबर है। सवाल ये है जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनको, मैंने कहा ना, उनको बुला करके वो अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करें बयान की। उस पर सरकार कोई भी जांच करने को तैयार है। हमें क्रेडिबल साक्ष्य चाहिए। तो क्या ये जब तक क्रेडिबल साक्ष्य नहीं मिलेगा, ऐसे कोई भी व्यक्ति बाहर जनता कुछ बोलने का मान लेंगे। सरकार का पक्ष रखने सामने आए सुबोध उनियाल ने वीआईपी के सवाल पर कहा कि हाईकोर्ट पहले ही साफ कर चुका है, किसी वीआईपी को बचाने की कोशिश नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मामला सियासी षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन फिर भी सरकार बिना किसी भेदभाव के अपना दायित्व निभा रही है। जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी और सरकार पर तीखा हमला किया है। सीधे कह रहा हूँ, जांच की जा रही है। जांच करने के अलावा उन दोनों व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है, उनसे कहा जाए, उनसे मैं आपके माध्यम से सरकार का पक्ष कह रहा हूँ, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ व्यक्ति की सुरक्षा करना। जो सबूत वहाँ पर थे रिसोर्ट में, मंत्रा रिसोर्ट में, जिनको तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया वहाँ की विधायक के द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके कहा कि मैंने उस पर कार्रवाई कर दी है, तो उस तमाम इस पक्ष में कहीं कोई जांच ही नहीं हुई। वो जो सबूत थे
कौन वीवीआईपी था, ठहरा था, नहीं ठहरा था, क्या उसने अंकिता भंडारी के साथ किया है। अंकिता भंडारी केस में 3 दोषियों को मई 2025 में ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर के ऑडियो वायरल होने के बाद ये मामला फिर गर्मा गया। इस ऑडियो में सुरेश राठौर ने बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम और अजय कुमार का नाम लिया और बवाल उसके बाद ही मचा। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले को कांग्रेस की साजिश बता रही है और कोर्ट जाने की नसीहत दे रही है। जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उनके लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। वो न्यायालय में जाएं, कोर्ट में जाएं, और सीबीआई जांच सरकार नहीं करा रही है इस विषय को लेकर न्यायालय में अपना पक्ष रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार एक वर्किंग एजेंसी होती है, एक विधायक क्षेत्र होता है, उसमें बिना तथ्यों के सरकार कोई काम करती नहीं है। मैं आज कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, कोई भी सबूत उनके पास हो वो सबूत निश्चित रूप से उनको रखना चाहिए। एसआईटी गठित हो चुकी है, जो अभी का घटनाक्रम जो क्लिपिंग आई है, ऑडियो क्लिपिंग, उसमें एसआईटी गठित हो चुकी है, वहां अपना पक्ष रख सकते हैं। उर्मिला सनावर का ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। प्रदेश भर में प्रदर्शन और कैंडल मार्च हो रहे हैं। कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि वीआईपी को बचाने के लिए वनंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया गया, सीबीआई जांच से सरकार बच रही है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी बीजेपी नेताओं को जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में चुनावी साल में ये मामला फिर से तूल पकड़ गया और इसीलिए सरकार भी जवाब देने सामने आई। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड के अलग अलग थानों में दर्ज मुकदमों में बार बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद पुलिस के सामने पेश ना होने पर अब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। हरिद्वार पुलिस के 2 अलग अलग टीमों ने सहारनपुर पहुंचकर उर्मिला के आवास पर नोटिस चस्पा किए हैं। तय समय सीमा के भीतर पेश न होने की स्थिति में पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेने की प्रक्रिया अपनाएगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य स्तर की एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। उर्मिला की तलाश में एसटीएफ को भी लगाया गया है। बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और खुद को उनकी पत्नी बताने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच सामने आए एक ऑडियो क्लिप के बाद अंकिता हत्याकांड विवाद गहराया था। सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाली उर्मिला सनावर सहारनपुर के थाना सदर बाजार अंतर्गत गोविंद नगर के इसी घर में यहाँ रहती है और यहाँ हरिद्वार पुलिस ने, जो जबरेड़ा पुलिस है और आपका ज्वालापुर की पुलिस है, उनके द्वारा यहाँ नोटिस चस्पा किए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ डीसीआरबी का भी नोटिस है और लगातार जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उसने जो आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, उसी के साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस लगातार उर्मिला को ढूंढ रही है। हरिद्वार पुलिस ने यहाँ 3 नोटिस यहाँ उनके सहारनपुर स्थित आवास पर चस्पा किए हैं और लगातार पुलिस अभी भी उनको तलाश रही है, लेकिन उर्मिला का कहीं अता पता नहीं है। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधर शाहू के बयान से मचा बवाल माफीनामे के बाद भी नहीं थम रहा है। ये बयान अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। गिरधर शाहू के बयान पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है, जबकि बीजेपी इससे जवाब देते नहीं बन रहा है। इस पर देखिए। बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे, हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते। लड़की हम तुम्हें दिलवा दें, बिहार से ले आ रहे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएं। घोषणा कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण जैसे संवेदनशील विभाग की मंत्री के पति का ये बयान अब सत्ता पक्ष के लिए मुसीबत बन गया है। मंत्री पति बीजेपी नेता गिरधर शाहू ने गुरुवार को सार्वजनिक मंच पर अपने भाषण में कहा कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां शादी के लिए मिल जाती हैं। इस बयान के सामने आते ही विपक्ष हमलावर हो गया। चंद घंटों के अंदर ही शाहू का यू टर्न लेते हुए माफीनामे का वीडियो भी सामने आया, लेकिन तब तक सियासत गर्मा चुकी थी। कांग्रेस इसे बीजेपी का असली चेहरा बताते हुए इसके लिए बीजेपी से देश की बेटियों से माफी मांगने की मांग कर रही है। झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रेखा आर्य जी के पति का ये बयान
भारत की बेटियों का अपमान है। बेटी चाहे बिहार की हो, चाहे केरल की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, बेटियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कहाँ पर है, ये इस बयान से उजागर होता है। इस बयान की कड़ी आलोचना होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार चले जाओ, बीबी 25-25 हजार में लड़कियां मिल जाएंगी। कुंवारे लड़कों से ये कहना, वो भी एक जो इत्फाक से राज्य के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया है, उसके द्वारा कहना बहुत अशोभनीय है। ये इसमें नस्ली सोच की बू आती है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पार्टी नेता और मंत्री पति के इस बयान से बीजेपी असहज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस तरह की शब्दावली ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मंत्री रेखा आर्य को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मामले में मंत्री को पार्टी जल्दी ही तलब भी कर सकती है। और इस प्रकार की बातें अगर उन्होंने की हैं तो क्षमा याचना करे और उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। तो क्या पार्टी उनसे जवाब तलब करेगी किस तरह के? देखिए, मंत्री के पति ने बोला है, कल भाई बोल दूसरा कोई शब्द करता है तो हमने मंत्री जी के संज्ञान में दिया है कि उनको अपने पति को बोलते हैं उनसे माफी मंगवानी चाहिए। तो इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। बीजेपी जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में वायरल हुए ऑडियो पर विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही थी, ठीक उसी वक्त मंत्री पति गिरधर साहू के विवादित बोल ने पार्टी को नई मुसीबत में डाल दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस की महिला मोर्चा ने अब विरोध करने का एक नया तरीका अपना लिया है। आज कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सुशीला बेलवाल प्रदेश सरकार में मंत्री रेखा आर्य की तरह ड्रेस पहनकर नजर आई। उन्होंने ट्रैक सूट पहनकर मंत्री रेखा आर्य की तरह ही योग और एक्सरसाइज भी किया है। और साथ ही रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की तरफ से बिहार में महिलाओं के 20 से 25 हजार में मिलने के मामले पर अभी तक बयान सामने न आने पर भी प्रोटेस्ट किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमुना कॉलोनी में सड़क पर थाली बजाकर नारेबाजी की। अपने विरोध के तरीके पर कहा कि इसे इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधियों के सामने मंत्री विधायकों की छवि किस तरह की है वो जनता के सामने रखा जा सके। इसलिए हम इस तरीके से प्रोटेस्ट करें, शायद उनका जमीर जाग जाए और उस प्रदेश की बेटी की बात जब आए तो वो उनके लिए कुछ सोच सके और उनकी आवाज हमारी आवाज के साथ उनकी आवाज मिला के सरकार से मांग कर सके कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। कोई भी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं हम लोग, अगर जाग जाए तो, क्योंकि बेटी का मामला है, बेटी के लिए हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन हमारे जो भाजपा के विधायक लोग हैं वो लोग कान में रुई डाल के, आंखों में पट्टी बांध के, मुंह में टेप चिपका के बैठे हुए हैं। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बुक्सा जनजाति के आराध्य श्रद्धेय राजा जगदेव सिंह की प्रतिमा तोड़े जाने के मामले में 11 महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बीजेपी विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भड़क उठे। विधायक ने एसपी क्राइम निहारिका तोमर से मिलकर नाराजगी जताई और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। हल्द्वानी में गौलापार हाईवे पर आज पिकअप और कार में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत भी हो गई है। 4 गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार सवार सभी लोग बरेली के रहने वाले थे, ये बताया जा रहा है। नैनीताल के गांधी चौक पर एक महिला ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ लिया और बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। साथ ही पति की कार में भी तोड़फोड़ की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन महिला लगातार पति पर केस दर्ज करने की मांग करती रही। मामले में पुलिस का कहना है सभी यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले हैं और पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद को लेकर कोर्ट केस चल रहा है। देहरादून में विभागों के बीच तालमेल की कमी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पूरे साल सड़कों पर खुदाई का काम चलता रहता है। कभी यूपीसीएल की खुदाई तो कभी गेल की पाइपलाइन बिछाने का काम।
लेकिन सवाल ये है कि 4 साल पहले जो घरेलू पाइपलाइन गैस का सपना दिखाया गया था वो आज तक हकीकत क्यों नहीं बन सका है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। गेल ने 4 साल पहले रियायती दरों पर लोगों को घरों तक रसोई गैस आपूर्ति का भरोसा दिया था और लोगों को उम्मीद थी कि सिलेंडर का झंझट खत्म होगा, सस्ती दरों पर पीएनजी मिलेगी। लेकिन ये सपना आज भी अधूरा है। 4 साल में मीटर खराब हो गए, पाइपलाइन जंग खा गई और गैस सप्लाई अभी भी शुरू नहीं हो पाई। सिर्फ इंतजार लोग कर रहे हैं। तो ये गेल की पाइपलाइन ना आपकी वंस अपॉन अ टाइम बिछी थी और तब हमें कहा गया था कि 2 साल के अंदर हम इसमें मेजर लाइन बिछा के आपकी गैस स्टार्ट कर देंगे। तो उसी उम्मीद पे हम जी रहे हैं कि हाँ शायद किसी दिन ये काम हो ही जाएगा, अब नहीं तो कल। लेकिन होते होते 4-5 साल तो हो गए इसको बिछे हुए एंड इट इज डूइंग नो गुड अदर देन कुछ लोग गमले टांग लेते हैं, कुछ लोग पोचे टांग लेते हैं, हो गया काम, बस इसी काम आ रही है पाइपलाइन। तो यहाँ पे इंतजार करते करते हम लोग तो थक गए हैं कि हमारे यहाँ तो शायद पाइपलाइन सिर्फ नाम की ही डाली है उन्होंने, अभी तक तो कोई जो है प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। जिस दिन से पाइपलाइन डली है उसके बाद से आज तक कोई आदमी देखने नहीं आया कि अब आपको कब मिलेगी, क्या होगी। अब इस पूरे मामले में अधिकारियों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक किसी ने भी कैमरे पर बोलना तक मंजूर नहीं किया। नोएडा में गेल के कम्युनिकेशन विभाग के अधिकारी संकेत चक्रवर्ती ने लिखित सवाल देखे तो उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया। काफी मशक्कत के बाद देहरादून में गेल गैस इंडिया के महाप्रबंधक अंबुज गौतम ने लिखित जानकारी दी कि देहरादून में लगभग 200 किलोमीटर गैस नेटवर्क शुरू किया जा चुका है। 1653 घरेलू कनेक्शन चालू भी किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में गेल प्रोजेक्ट को देख रहे महाप्रबंधक अंबुज गौतम का कहना है कि लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है। अब तक 1653 गैस कनेक्शन कनेक्ट किए जा चुके हैं, 900 घरों में आपूर्ति पहुंचाई जा सकी है। दिक्कत ये आ रही है कि उत्तराखंड का टेरेन मुश्किल है और यहाँ पर तकनीकी खामियां ज्यादा रहती हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो पाइपलाइन बिछाई गई हैं उसमें ये भी देखना जरूरी हो रहा है कि कहीं कोई डैमेज ना हो। गेल ने पिछले 4 सालों में कई बार पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों की अंधाधुंध खुदाई की। खुदाई का काम रात में होना चाहिए था लेकिन दिन दहाड़े किया गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। इसी रवैये को देखते हुए हाल ही में देहरादून के डीएम ने गेल के अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। लेकिन इन सारी बातों के बीच दावे और वादे अधूरे हैं, सड़कें खुदी हुई हैं और लोग परेशान हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। शुक्रवार को इस साल की पहली बर्फबारी से केदारनाथ धाम ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली और इस साल मौसम के बदलते पैटर्न की वजह से पहाड़ों में बर्फबारी देखने को लोग तरस गए। यहां तक कि हिमालयन रेंज भी बहुत कम बर्फ के साथ दिखाई दिया और इस बीच पिछले 24 घंटे में मौसम कुछ बदला है। इसका असर शुक्रवार को भी नजर आया। दरअसल 6 नवंबर के बाद केदारनाथ धाम में बर्फ गिरी ही नहीं थी। अब जाकर करीब 2 महीने बाद धाम में हल्की बर्फबारी हुई। गौरतलब है कि सर्दियों में केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं। और पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में भी हल्की बर्फबारी हुई है। पंचाचूली, राजरंभा, हंसलिंग और छिपला केदार की चोटियों में दोपहर के बाद बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आई पहाड़ियां। चोटियों में बर्फ गिरने से निचले इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। इससे पारा भी तेजी के साथ लुढ़का है। चोटियों में बीते 7 सितंबर के बाद हल्की बर्फबारी हुई। व्यास घाटी के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। पंचाचूली, छिपला केदार, हंसलिंग की पहाड़ियों पे अभी हल्की बर्फबारी हो रही है। 2025 में यहाँ सितंबर माह से अभी तक कोई वर्षा नहीं हुई। ऋषिकेश के श्यामपुर इलाके में भालू दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। इलाके में भालू का लोगों पर हमला करने का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक गली में 2 लोग जा रहे हैं, तभी सामने से भालू आ गया और भालू ने दोनों युवकों को दौड़ा लिया। दोनों युवक किसी तरीके से भागे हैं। लोगों ने वन विभाग से भालू को भगाने और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की। लगातार शहरी क्षेत्र में भालू के आ जाने से लोगों में दहशत है।
इससे एक भालू घर की चारदीवारी फांदकर घर में घुसा। साथ ही गलियों में भालू को घूमते भी देखा गया। 2 लोगों के पीछे भागा भालू शहरी आबादी के बीच पहुंचा। कई इलाकों में देखा जा रहा है ये भालू। हरिद्वार के वैरागी कैंप में भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा के एक स्वर्णिम अध्याय की आज से शुरुआत हुई। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से वंदनीय माता जी और अखंड दीपक के शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर ऋषि क्षेत्र का भव्य उद्घाटन किया गया है। इस ऐतिहासिक आयोजन से देवभूमि हरिद्वार में आध्यात्मिक ऊर्जा का सैलाब देखने को मिला और ऋषि क्षेत्र से उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर से संत समाज समेत हरिद्वार के डीएम, एसएसपी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार के कनखल में बैंक के खिलाफ बुजुर्ग और बीजेपी नेता धरने पर बैठे। बैंक पर गलत ढंग से प्रॉपर्टी नीलाम करने का आरोप लगाया है। पौड़ी पुलिस का नए साल पर ट्रैफिक कानून उल्लंघन और नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ एक्शन। 7 गाड़ियों को सीज करने के साथ 81 गाड़ियों के चालान भी काटे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हरिद्वार के जीएन कॉलेज में बीजेपी युवा मोर्चा ने सिग्नेचर अभियान चलाया है। विकासनगर में पुलिस ने 7 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में दिव्यांग आयुक्त की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। हरिद्वार पहुंचे बीएचपी के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की बात कही है। बागेश्वर प्रशासन ने महंगे इनाम के लालच में करवाई जा रही लॉटरी स्कीम से दूर रहने की अपील की। बागेश्वर के कौसानी में कम संख्या में पहुंचे सैलानी पर्यटकों की संख्या से व्यापारियों और होटल कारोबारियों में काफी निराशा है। ऋषिकेश में त्रिवेणी संगम पर लगाई गई ओपन फोटो प्रदर्शनी। उत्तराखंड के जाने माने फोटोग्राफरों के कई फोटोज की प्रदर्शनी लगाई गई। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का पुतला फूंका। उनके पति गिरधारी साहू के विवादित बयान पर प्रदर्शन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी और बेटे अनंत अंबानी के साथ गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सोमनाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते वो नजर आए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। नीता अंबानी, अनंत अंबानी वहां पर मौजूद रहे और सोमनाथ मंदिर पहुंचे हुए थे। अंबानी परिवार हमेशा ही श्रद्धा, आस्था और पूजा पाठ में काफ़ी, आपने देखा होगा उनकी अलग अलग तस्वीरें अलग अलग मंदिरों में। एक बार फिर से अंबानी परिवार पहुंचा है गुजरात के सोमनाथ मंदिर, जहां पर उन्होंने माथे पर टीका लगाया है, पूजा पाठ की है पूरे परिवार के साथ। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाके पलायन से लगातार खाली होते जा रहे हैं। हालात ये हैं, अब किसी की मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए एसएसबी के जवानों की मदद लेनी पड़ रही है। नेपाल बॉर्डर से सटे तड़ी गांव में झूपा देवी नाम की बुजुर्ग महिला का निधन हुआ, लेकिन गांव में इतने लोग मौजूद नहीं थे कि शव को कंधा दे सकें। ऐसे में ग्राम प्रधान ने एसएसबी से मदद मांगी। इसके बाद एसएसबी के 2 अधिकारी और 4 जवान मदद के लिए आगे आए और काली नदी के तट पर शव का अंतिम संस्कार कराया। खबरें